नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 30 अक्टूबर 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत करेंगे, जिसमें द हिंदू, पीआईबी तथा इंडियन एक्सप्रेस के प्रमुख समाचारों के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। साथ साथ यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे और अंत में हम आज के प्रमुख तथ्य की चर्चा करेंगे। आज के दैनिक क्विज के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। आईएमटी त्रिलाट नौसेना अभ्यास एक संयुक्त अभ्यास है जिसमें भारत और निम्नलिखित में से कौन से अन्य देश शामिल हैं। अगर हम इस नौसेना अभ्यास की बात करते हैं जिसको आईएमटी त्रिलाट कहा गया है, तो इसमें इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया प्रमुख रूप से भाग लेंगी। तीनों देशों की सेनाओं के बीच में नौसेना अभ्यास का जो आयोजन है वह तंजानिया के दार ए सलाम में किया गया है। प्रमुख रूप से जो भी एक तरह से समुद्री भाग में अलग अलग सुरक्षा को लेकर संकट की स्थिति है उसमें सहयोग किया जाएगा और एक दूसरे के जो संसाधन है उनका उपयोग आपस में किया जाएगा। आप ध्यान रखें, यह त्रिदेशीय नौसैन्य अभ्यास का जो आयोजन है वह 27 से 29 अक्टूबर 2022 के बीच में किया जाएगा। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। मायोसिटिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या हैं। पहला, मायोसिटिस एक दुर्लभ बीमारी है जिसमें मांसपेशियों की सूजन वाली समस्या देखने को मिलती है। दूसरा, मायोसिटिस से बच्चे और वयस्क दोनों प्रभावित हो सकते हैं। प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें, जब हम इस बीमारी की बात करते हैं तो हमारे शरीर का जो भी एक तरह से प्रतिरक्षण तंत्र होता है, यानी जिसको हम कहते हैं अपनी इम्यूनिटी सिस्टम, उस इम्यूनिटी सिस्टम के कारण अगर हम देखें तो ऑटो रूप में यानी स्वचालित रूप में यह एक तरह से जो बीमारी है उसके उत्पन्न होने की संभावना बनती है। माना यह जाता है कि शरीर के अलग अलग भागों में प्रमुख रूप से जिनका उपयोग हम किसी भी तरह के सामान को उठाने या कहीं पर बैठने, कहीं पर चलने के लिए करते हैं, उन स्थितियों में शरीर के जो अलग अलग अंग हैं उनमें एक तरह से आप कह सकते हैं तनाव की स्थिति आती है, सूजन होती है और वहाँ पर लगातार एक दर्द बना रहता है। प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो हाथ, पैर, साथ साथ अगर हम बात करें कंधे, इनमें प्रमुख रूप से मायोसिटिस का प्रभाव दिखता है और इसे एक तरह से ऑटो इम्यून यानी हमारा जो प्रतिरक्षण तंत्र है उसी के द्वारा एक तरह से किया गया एक प्रभाव होता है जिससे मायोसिटिस के मामले आपके एक तरह से सामने आते हैं। माना जाता है कि जिनको आर्थराइटिस की समस्या होती है उनमें भी इस तरह की मायोसिटिस के मामले बनते हैं। इसी के साथ साथ एचआईवी एड्स की बीमारी से जो लोग ग्रसित हैं उनके द्वारा जिन दवाओं का उपयोग किया जाता है उन दवाओं के ऑटो इम्यून यानी एक स्वतः प्रतिरक्षण तंत्र के रूप में मायोसिटिस एक तरह से उत्पन्न होता है और वो शरीर में मांसपेशियों में अलग अलग जगह दर्द का एक कारण बनता है। तो अगर हम देखें तो यह एक दुर्लभ बीमारी है और अभी तक इसके इलाज के संदर्भ में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो दुर्लभ बीमारी है और मांसपेशियों की सूजन वाली समस्या इसमें देखने को मिलती है। बच्चों के साथ साथ वयस्क दोनों इससे प्रभावित हो सकते हैं। इस रूप में हमारा उत्तर है सी यानी 1 और 2 दोनों सत्य हैं। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि प्रसिद्ध अभिनेत्री समांथा रूथ प्रभु, उनके द्वारा प्रमुख रूप से अपने ट्विटर हैंडल पर यह बात बताई गई है कि वर्तमान में वह मायोसिटिस से प्रभावित हैं। उसके बाद से इस बीमारी के संदर्भ में चर्चा हो रही है। तो आप ध्यान रखें, इस तरह के बीमारी के संदर्भ में जो प्रश्न है वो आपकी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज के अगले प्रश्न को हम देखते हैं। पक्षी अमूर फाल्कन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सबसे लंबे समय तक उड़ने में सक्षम प्रवासी पक्षियों में से एक है जो उत्तरी चीन, पूर्वी मंगोलिया और सुदूर पूर्वी रूस में मौजूद अपने प्रजनन के मैदानों से दक्षिण अफ्रीका में मौजूद सर्दियों के मैदान में वार्षिक प्रवास करते हैं। तो आप ध्यान रखें, सबसे लंबे समय तक एक तरह से सक्षम रूप में प्रवास करने वाले पक्षियों में अमूर फाल्कन एक तरह से माना जाता है और इनके प्रजनन के जो स्थान है वो उत्तरी चीन, पूर्वी मंगोलिया और सुदूर पूर्वी रूस के भाग हैं। और प्रमुख रूप से अगर आप देखें तो दक्षिण अफ्रीका में सर्दियों के समय में ये प्रवास करते हैं और इस प्रवास के दौरान ही भारत में कुछ राज्यों में एक तरह से वो कुछ समय के लिए रुकते हैं। पहला कथन यहाँ पर सत्य है। दूसरा, इस पक्षी का प्रवास मार्ग भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों नागालैंड और मणिपुर से होकर गुजरता है। जैसा अभी हमने चर्चा की कि जब ये अपने प्रवास में दक्षिण अफ्रीका की तरफ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में नागालैंड और मणिपुर राज्यों में कुछ समय के लिए रुकते हैं। तो यह इनके प्रवास मार्ग में एक तरह से रुकने का एक स्थल है। दूसरा कथन सत्य है। तीसरा, गैर देशज प्रजाति होने के कारण, मतलब भारत की प्रजाति नहीं है, इस कारण से इस पक्षी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं है। ध्यान रखें, यह प्रजाति भारत की जरूर नहीं है लेकिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको पूर्ण रूप में संरक्षण प्राप्त है। और अगर हम बात करते हैं अनुसूची 4 तो उसके माध्यम से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अमूर फाल्कन को प्रमुख रूप से संरक्षित किया जाता है। तीसरा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला और दूसरा सत्य है। इस रूप में हमारा उत्तर हो जाता है ए
केवल 1 और 2 सत्य हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि वर्तमान में अगर हम अमूर फाल्कन पक्षी की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की तरफ अपने प्रवास के दौरान वह भारत में मणिपुर के एक तरह से क्षेत्रों में देखे जा रहे हैं। इसे आप ध्यान रखें, मणिपुर के साथ साथ नागालैंड के क्षेत्रों में भी इनको प्रमुख रूप से देखा जाता है। हम ध्यान रखें, अमूर फाल्कन भारत का एक तरह से पक्षी नहीं है, लेकिन प्रवास के दौरान भारत में रुकता है। इसीलिए अगर हम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करें तो उसमें चौथे एक तरह से अनुसूची में इसको जगह दी गई है और यह संरक्षण प्राप्त है। किसी भी तरह से इसके मांस को अपने पास रखना या इसका शिकार करना, उस पर एक तरह से दंडात्मक कार्रवाई की जाती है और 3 साल की कारावास के साथ साथ 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। चौथे प्रश्न को हम देखते हैं, गोवा समुद्री संगोष्ठी यानी गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम में निम्नलिखित में से किन देशों की भागीदारी शामिल है। इस प्रश्न के उत्तर को देखने से पहले हम गोवा समुद्री संगोष्ठी यानी गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम 2022 के संदर्भ में प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम यानी गोवा समुद्री संगोष्ठी, तो ये चौथा संस्करण इसका होगा जब ये भारत में आयोजित किया जा रहा है। प्रमुख रूप से आप देखें 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 के बीच में इसका नौसेना युद्ध कॉलेज गोवा में प्रमुख रूप से आयोजन किया जाएगा। गोवा समुद्री संगोष्ठी में भारत के साथ साथ अलग अलग देश जैसे बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड के प्रमुख रूप से नौसेना से संबंधित जो भी कमांडर या समकक्ष रैंक के जो अधिकारी हैं वो प्रमुख रूप से भाग लेंगे। हम ध्यान रखें, गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम की जो शुरुआत है वो 2016 में की गई थी। गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम का आयोजन प्रमुख रूप से इसलिए किया जाता है जिससे कि इंडियन ओशियन रिम यानी हिंद महासागर का जो क्षेत्र है वहाँ पर भारत की जो स्थिति है उसको सहयोग और आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग को बढ़ाते हुए प्रमुख रूप से आगे बढ़ने के लिए है। यहाँ पर कोशिश ये है कि इस तरह के सिंपोजियम के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र के जो देश हैं उनके साथ भारत के सहयोग को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। यहाँ पर हम ध्यान रखें, इसका आयोजन गोवा में हर 2 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। 2022 के गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम का अगर हम विषय देखें तो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां, सामान्य समुद्री प्राथमिकताओं को सहयोगात्मक संबंध ढांचे में परिवर्तित करना। तो अगर हम अपने उत्तर को देखें तो बांग्लादेश इसमें शामिल है, श्रीलंका शामिल है, पाकिस्तान यहाँ पर नहीं है, मालदीव इसमें शामिल है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो इंडोनेशिया शामिल है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पर शामिल नहीं है। यानी 1, 2, 4, 5 और हमारा उत्तर हो जाता है ए। केवल 1, 2, 4, 5 सत्य हैं जो गोवा समुद्री संगोष्ठी में एक तरह से भाग लेने वाले देश हैं। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज हम 2019 में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दे रहे हैं। प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में अलग अलग युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ आपको हिमनद यानी ग्लेशियर दिया है और दूसरी तरफ नदी दिया है। यानी जो ग्लेशियर या हिमनद है वो कौन सी नदी का एक तरह से स्रोत है, आपको सही मिलान बताना है। अगर हम बंदरपुच ग्लेशियर की बात करते हैं तो ये यमुना का स्रोत है, यहाँ पर यह युग्म सही है। 12 सिगरी ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो चिनाब नदी आप ध्यान रखें 2 धाराओं से प्रमुख रूप से बनती है, चंद्र और भागा। तो यहाँ पर अगर हम 12 सिगरी ग्लेशियर की बात करें तो चंद्र नदी जो है उसका प्रमुख रूप से यह स्रोत है। यानी चिनाब नदी के स्रोत के रूप में हम 12 सिगरी को यहाँ पर मिलान में सही मानेंगे। तो दूसरा कथन सत्य है। तीसरा मिलाम ग्लेशियर, इसे हम ध्यान रखें, ये उत्तराखंड में स्थित है। गौरी गंगा नदी को प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें, मिलाम ग्लेशियर से उसका एक तरह से उदय होता है। मंदाकिनी यहाँ पर नहीं है, तो तीसरा कथन गलत है। चौथा सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर से अगर हम देखें तो नुब्रा नदी का एक तरह से उद्गम है। अगर हम जेमू ग्लेशियर की बात करें तो ये एक तरह से पूरे हिमालय का भाग है और यहाँ से प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो तीस्ता नदी का एक तरह से जो स्रोत है वह माना जाता है जेमू ग्लेशियर। तो इस रूप में मानस के साथ में इसका जो मिलान है वो गलत है। तो यहाँ पर 1, 2, 4 ये मिलान हिमनद यानी ग्लेशियर और संबंधित जो नदी है वो सत्य है। इस रूप में हमारा उत्तर है ए, 1, 2, 4 सत्य है। दैनिक क्विज के तीसरे भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं। आज का हमारा तथ्य है हरित निवेश यानी ग्रीन इन्वेस्टमेंट। जैसे जैसे हम 2030 के लिए बात करते हैं, हम सतत विकास लक्ष्यों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर प्रमुख रूप से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हरित निवेश की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन की स्थितियां लगातार एक तरह से बढ़ रही हैं और अभी जो एक तरह से एमिशन गैप रिपोर्ट आई है, अगर हम बात करते हैं यूएनईपी की, तो हम चर्चा कर चुके हैं पीछे के अपने वीडियो में कि यूएनईपी की जो एमिशन गैप रिपोर्ट है उसमें प्रमुख रूप से ये कहा गया है कि जो भी एक तरह से कार्य किया जा रहा है 2030 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, वहाँ पर उत्सर्जन में कमी जो करनी है वो कमी एक तरह से नहीं हो रही है।
तो इस रूप में आप देखें, जो एक बड़ी समस्या के रूप में यूएनईपी की रिपोर्ट में कहा गया कि अलग अलग प्रकार का जो निवेश है वो एक तरह से हरित तकनीक के लिए नहीं प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मैकेंसी ग्रुप के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि किस तरह से भारत में हरित निवेश की स्थितियां बढ़ सकती हैं। यहाँ पर यह अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक भारत में एक तरह से जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट है, हरित निवेश, वो लगभग 12.1 ट्रिलियन डॉलर तक हो सकता है। जब हम हरित निवेश की बात करते हैं, इसका मतलब ऊर्जा के जो हमारे हरित साधन हैं उनमें निवेश करना, इसी के साथ साथ परिवहन के हमारे जो साधन हैं जो हरित रूप में हो सकते हैं उनमें निवेश करना, अर्थव्यवस्था में जिससे पर्यावरण की स्थितियों में सुधार हो और साथ साथ हमें जलवायु परिवर्तन की जो स्थितियां हैं उसको एक तरह से रोकने में मदद मिले। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो इस तरह के जितने भी बड़े स्रोत हैं उनको हम प्रमुख रूप से हरित स्रोत के रूप में मानेंगे और उसमें किया गया निवेश हरित निवेश कहलाएगा। अगर कहीं पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है तो उसको भी जो निवेश हम कर रहे हैं उससे हम हरित निवेश की श्रेणी में मान सकते हैं। रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कहा जा रहा है कि 2019 में भारत में 2.9 गीगाटन एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमुख रूप से उत्सर्जन की स्थितियां बन रही थी। 2070 तक यह आंकड़ा 11.8 गीगाटन तक जा सकता है। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि भारत का एक तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है उसमें एक तरह से बढ़ने की स्थितियां हैं, यानी हरित गृह गैस, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भारत में वृद्धि होगी अगर यही स्थिति वर्तमान की बनी रहती है। लेकिन हम ध्यान रखें, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन के लिए भारत के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, खासतौर से ऊर्जा क्षेत्र में हम नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं, माना जा रहा है कि भारत 287 गीगाटन कार्बन के लिए स्पेस विश्व में आने वाले समय में बना सकता है और पृथ्वी के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक केवल बढ़ने देने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें यह कदम काफी महत्वपूर्ण होगा। भारत की तरफ से लक्ष्यों में अगर हम देखें तो हमने 2070 तक ये कहा है कि हम नेट जीरो एमिशन पर चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि प्रमुख रूप से हमारा प्रयास ये है कि 2070 तक हमारा जो कार्बन उत्सर्जन है वो शून्य स्थिति में चला जाए। इसी के साथ साथ हम 2030 के लिए मान रहे हैं कि रेलवे में हम कार्बन उत्सर्जन की स्थितियों को शून्य स्तर पर ले आएंगे। ये भारत के एक तरह से प्रयास हैं और 2070 तक अगर हम कार्बन न्यूट्रल बनना चाहते हैं, कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना चाहते हैं, तो हमें लगभग 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आवश्यक होगा। कहाँ पर? हरित ऊर्जा के लिए या हरित जो भी हमारे परिवहन के साधन हैं, यानी अंतिम रूप में हम देखें तो हमें हरित निवेश की आवश्यकता होगी लगभग 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर 2070 तक। आने वाले समय में सतत विकास की स्थितियों के लिए जिस तरह से हम सुधार कर रहे हैं, माना यह जा रहा है कि जैसे भारत में जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें तो वहाँ पर लागत कम हुई है, यानी सौर ऊर्जा से जो बिजली की आपूर्ति की जा रही है उसमें एक तरह से जो उसकी दर है उसमें गिरावट आई है, तो यह एक तरह से काफ़ी किफ़ायती आगे चलकर हो पाएगी। साथ साथ अगर हम इलेक्ट्रिक वाहन की बात करें या अन्य प्रकार की जो हमारी प्रगतिशील नीतियाँ हैं उसके माध्यम से हमारे प्रयास सही दिशा में चल रहे हैं, हमें उसके लिए प्रमुख रूप से निवेश की बड़े पैमाने पर आवश्यकता है। यहाँ पर प्रमुख रूप से भारत का यह मानना है कि वह 10 गीगावाट प्रति वर्ष जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको एक तरह से अपनी ऊर्जा के साधन में जोड़ेगा और इसे आगे चलकर बढ़ाकर 40 से 50 गीगावाट तक करेगा। आप ध्यान रखें, भारत सरकार की तरफ से लक्ष्य यह है कि 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से हम 500 गीगावाट एक तरह से जो बिजली है उसका उत्पादन कर पाएं। भारत के द्वारा प्रमुख रूप से यह लक्ष्य बनाया गया है कि हम नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 40% अपनी जो ऊर्जा है उसका प्रमुख रूप से उत्पादन करेंगे और इसके लिए भारत सरकार ने लक्ष्य रखा था 2030 का। लेकिन यहाँ पर आपको जानकर आश्चर्य होगा और यह हमारे लिए कह सकते हैं एक अच्छी स्थिति है कि नवंबर 2021 में ही सरकार ने यह सूचना दी कि जितनी भारत में एक तरह से स्थापित बिजली की क्षमता है उसका लगभग 40.1% नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित किया जा रहा है। तो ये दिखा रहा है जिस लक्ष्य को हम 2030 में प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे उसे हमने अभी नवंबर 2021 में ही प्राप्त कर लिया है। हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत विकासशील से एक विकसित अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तो मैकेंसे की रिपोर्ट ये कह रही है कि 2070 में भारत में जो विकास की स्थितियां हैं उसका अभी लगभग 80% हमें निर्माण करना है, यानी वर्तमान में भारत की जो स्थिति है उसमें 80% और वृद्धि अगर हम करते हैं तो हम 2070 की स्थिति में जाएंगे। तो अगर हम विकास को बढ़ाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं हरित ऊर्जा के जो स्रोत हैं या हरित जो साधन है जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो और अर्थव्यवस्था का विकास भी हो, इसके लिए हमें हरित निवेश को कहीं ना कहीं बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसके लिए 2030 और 2040 का जो हमारा दशक होगा वहाँ पर प्रमुख रूप से हरित निवेश को बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कि 2070 तक लक्ष्यों की प्राप्ति को लेकर हम सही रूप में आगे बढ़ पाएं। मैकेंसी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी एक बात कही है कि अगर भारत में हरित निवेश बढ़ता है तो एक तरह से हम हरित ऊर्जा की जो स्थिति है उसको भारत में कहीं ना कहीं बढ़ावा दे सकते हैं
और ऐसी अगर स्थिति आती है तो भारत के द्वारा जो भी कच्चा तेल और कुकिंग कोल का प्रमुख रूप से आयात किया जाता है उस पर निर्भरता घटेगी 2070 तक। और ऐसी स्थिति में लगभग 1.7 ट्रिलियन डॉलर का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो हम बचत कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम वर्तमान में देखें तो अपनी जो भी हमारी एक तरह से कच्चे तेल की आवश्यकता है उसका 80 से 85% हम आयात करते हैं। प्राकृतिक गैस की अगर हम बात करते हैं तो प्राकृतिक गैस में ये स्थिति लगभग आपका अगर हम देखें तो 52% के आसपास है। यहाँ पर हम ध्यान रखें हरित निवेश की जो स्थितियां हैं उसमें भारत सरकार के द्वारा भी प्रयास को बढ़ाया गया है। जैसे अगर हम इस साल के बजट में देखें तो भारत सरकार के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उनके द्वारा बड़े पैमाने पर एक बड़ा ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाएगा और ये ग्रीन बॉन्ड एक तरह से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड होगा। तो ये जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है वो एक तरह से भारत सरकार के द्वारा जारी होगा और माना जा रहा है कि ये 22,000 करोड़ से कुछ ज्यादा मात्रा का हो सकता है। तो 22,000 करोड़ से 25,000 करोड़ के बीच में भारत सरकार के द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। तो यह जो धन प्राप्त किया जाएगा इसको भी एक तरह से हम हरित निवेश का भाग कह सकते हैं। भारत में अगर हम देखें तो ग्रीन बॉन्ड जारी करने की स्थितियां तेजी से बढ़ रही हैं। लगभग 2.5 से 3 अरब डॉलर का जो निवेश है वो एक तरह से अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, चाहे सरकारी हो या निजी हो, उनके द्वारा प्रमुख रूप से हरित बॉन्ड जारी करके प्राप्त किया जा रहा है। ये हमारा 30 अक्टूबर 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम पर आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे बायजूस एग्जाम पर आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।